हाय गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। देखो बच्चों, अब नीट का डेट फाइनल हो गया है। उसके भी यहाँ पे मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सुरक्षा कवच सीरीज। बच्चों, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि नीट के अंदर रैंक को बूस्ट करने के लिए और जितना रैंक सिक्योर करना चाहते हैं आप, एक सिक्योर जगह पे, एक सिक्योर कैटेगरीज के अंदर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सुरक्षा कवच लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने पहले से भी सुना होगा कि सुरक्षा कवच का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मैं एक कवरिंग ले रहा हूं जिससे मैं बच सकूं अपने दुश्मनों से। आपका दुश्मन क्या है? रैंक कम आना, फेल हो जाना, क्वालिफाई नहीं करना, सिलेक्ट नहीं होना। तो बच्चों, सिलेक्शन से दूर ना रहें, इसके लिए मैं आपको सुरक्षा कवच देता हूं, सुरक्षा कैप्सूल देता हूं, जिसको आप डोज लीजिए, डेली डोज के फॉर्म में लीजिए और अपने रैंक को बूस्ट कीजिए और नीट के अंदर रैंक को सिक्योर कीजिए बायोलॉजी के हेल्प से। बच्चों, 350 आउट ऑफ 360 का आप डोज लेकर चलो कि इतना मुझे लाना है। और बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ छोटा छोटा टॉपिक पूरे बायोलॉजी में, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के और उसको क्लियर करेंगे और उसके बिहाफ पर देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक रैंडम टॉपिक सेलेक्ट किया है और बहुत ही फेमस टॉपिक है, लेकिन बहुत ईजी भी है। आप एकदम चुटकियों में उसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम सुरक्षा कवच के हेल्प से अपने रैंक को सिक्योर करने के लिए रैंडम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। बच्चों, एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि लाइट को यूज करके बाय यूजिंग ऑफ लाइट to produce, by using of light produce, यहां से लिख लो, प्रोड्यूस शुगर या ग्लूकोज या शुगर प्रोड्यूस कर रहे हो लाइट को यूज करके। बच्चों, आपने पढ़ा होगा खूब। ये टॉपिक, ये सीरीज उन्हीं लोगों के लिए है जो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों पढ़ चुके हैं। रिवीजन टाइम चल रहा है। नीट 2020 में जो देने वाले हैं, 13 सितंबर को जो देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए लेक्चर है। इसलिए स्पेशली जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं अपने टॉपिकों को, वो इस सुरक्षा कवच को ज्वाइन करें और देखें और अपने रैंक को सिक्योर करें। देखो, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पढ़ा है कि लाइट को यूज करके सिंथेसाइज कर रहे हो, किसको? ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहे हो। तो आपने पढ़ा भी था कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं बच्चों। फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं। अगर बात करूं तो इसके 2 फेज होते हैं। एक फेज का नाम होता है लाइट फेज, दूसरे का नाम होता है डार्क फेज। लाइट फेज और डार्क फेज, लाइट फेज को हम फोटोलिसिस फेज भी बोलते हैं और डार्क फेज को बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। फोटोलिसिस फेज भी बोलते हैं और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं बच्चों। अब ये फोटोलिसिस एक अलग लाइट रिएक्शन का ये टॉपिक है। ये पूरा का पूरा हम लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको पूरा का पूरा डार्क रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो बात आया कि जो डार्क रिएक्शन है बच्चों, इस डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। जो बच्चे पढ़े होंगे वो लाइट रिएक्शन को याद करेंगे। लाइट रिएक्शन में होता क्या है? वाटर को स्प्लिट कराया जाता है फोटोलिसिस, मतलब सनलाइट से, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। और उसके अंदर 2 प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्ट बच्चों होता है क्या? इसका प्रोडक्ट होता है 2 चीज। पहला ATP होता है और दूसरा NADPH होता है। आखिर ये प्रोडक्ट क्यों बना बच्चों? यही दोनों प्रोडक्ट यूज होगा आगे चल के ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए। और ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर देखोगे, C6H12O6, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो कार्बन कहाँ से आया, ऑक्सीजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन कहाँ से आया? इसकी अगर बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और हाइड्रोजन कहाँ से आता है बच्चों? इसी से आता है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट NADPH से हाइड्रोजन आता है।
ठीक है। और CO कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है। तो एटमॉस्फेयर से जो CO2 आया है उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो ग्लूकोज में, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए पहले एनर्जी प्रोड्यूस किया गया लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ATP और NADPH, इन्हीं दोनों को यूटिलाइज करना, इन्हीं दोनों को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना एक तरह से हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैल्विन साइकिल। क्या है? कैल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम एक तरह से डार्क फेज को पढ़ेंगे, एक तरह से बायोसिंथेटिक फेज को पढ़ेंगे, एक तरह से डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे। और ये डार्क रिएक्शन साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस को हम नाम देंगे कैल्विन साइकिल। बच्चों इस कैल्विन साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट सुनना। कैल्विन साइकिल के बारे में क्या क्या पॉइंट है? कैल्विन साइकिल के बारे में पॉइंट डिस्कस किया जाए, छोटा छोटा पॉइंट लिख रहा हूं कि कैल्विन साइकिल को पहले तो बायोसिंथेटिक फेज में पाया जाता है। कैल्विन साइकिल को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन के फॉर्म में पाया जाता है। कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में पाया जाता है, क्योंकि बच्चों ये लाइट, ये फोटोलिसिस, ये लाइट रिएक्शन कहाँ पाया जाता है? थाइलाक्वाइड में पाया जाता है। थाइलाक्वाइड में ग्रेना में आ जाएगा, तो ये ग्रेना में पाया जाता है। तो फिर लाइट रिएक्शन कहाँ पाया जाएगा बच्चों? ये कहाँ पाया जाएगा? ये स्ट्रोमा में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बच्चों? स्ट्रोमा में पाया जाएगा। तो ये स्ट्रोमा मतलब कैल्विन साइकिल से रिलेटेड भी बात यही करेंगे कि ये भी स्ट्रोमा के अंदर ही पाया जाएगा। बच्चों ध्यान से एकदम बात को कंप्लीट करेंगे। मैं कैल्विन साइकिल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? कैल्विन साइकिल। एक रैंडम टॉपिक हमने उठा लिया कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल कहाँ पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस का लाइट को यूज करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना है। फोटोसिंथेसिस का रिव्यू पार्ट लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट होता है, लाइट फेज और डार्क फेज में। लाइट फेज में फोटोलिसिस होता है, लाइट रिएक्शन चलता है, प्रोडक्ट ATP और NADPH बनता है। बच्चों ये वाला कहानी खत्म हो गया, इसको हमको नहीं पढ़ना है। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन पढ़ना है। इस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हम डार्क फेज में पढ़ते हैं, बायोसिंथेटिक प्रोसेस में पढ़ते हैं या बायोसिंथेटिक फेज में पढ़ते हैं, जिसमें डार्क रिएक्शन चलता है। डार्क रिएक्शन एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, और उसी साइक्लिक प्रोसेस का आपने नाम क्या दिया है? कैल्विन साइकिल दिया है। तो कैल्विन साइकिल एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। कहाँ पाया जाता है? ये फाउंड इन या टेक्स प्लेस इन एस्ट्रोमा। कहाँ पाया जाता है? एस्ट्रोमा। ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या इसको कहते हो बच्चों? ऑल्सो कॉल्ड, इसको C3 साइकिल भी कहते हो, क्योंकि पहला प्रोडक्ट क्या बना था? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 मॉलिक्यूल का बना था, इसीलिए इसको हम C3 साइकिल कहते हैं। बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3PGA स्टेबल कंपाउंड। ये 3PGA स्टेबल कंपाउंड पहला बना था, इसलिए इसको आप क्या कह रहे हो? C3 साइकिल कह रहे हो। इसके अलावा इसको कैल्विन साइकिल कहते हो। ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल आफ्टर डिस्कवरी के बाद इसको कैल्विन साइकिल कहने लगे, क्योंकि ये खोजने वाले कौन थे? मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम कैल्विन साइकिल का नाम क्या पड़ गया? मेल्विन कैल्विन डिस्कवर किए थे, इसलिए इसका नाम कैल्विन साइकिल भी पड़ा था। ठीक है। इसके साथ साथ आप और बात कर सकते हो यहाँ कि इसको हम डार्क रिएक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है। और इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, इसको डार्क फेज भी कहते हैं। बच्चों ये जो डार्क फेज, इसका जो नाम है, इसका मिसनोमर नेम इज डार्क रिएक्शन। इसका डार्क रिएक्शन नेम ये है, ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि लाइट इंडिपेंडेंट बट डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शंस प्रोडक्ट। ये लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब इस पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा बच्चों।
बात समझ में आ रहा है? अब हम कुछ देखते हैं कि ये केल्विन साइकिल होता कैसे है। आपने ये देख लिया केल्विन साइकिल को कहते क्या क्या है, ठीक है। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल को हम ये साइक्लिक प्रोसेस है एक तरह का। केल्विन साइकिल को हम डार्क फेज भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। ये एक तरह का मिसनोमर है। केल्विन साइकिल जो है ऐसा नहीं है कि लाइट जब खत्म हो जाएगा तब भी चलता रहेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको मालूम है कि केल्विन साइकिल डिपेंड अपॉन द लाइट रिएक्शंस प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे केल्विन साइकिल डिपेंड करता है। तो जब तक लाइट साइकिल चलता रहेगा तब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते रहेंगे और उस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन होता रहेगा केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो बच्चों, केल्विन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं ग्लूकोज के अंदर। मतलब आप ये बात करो कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस through which carbon dioxide fixed into glucose by using enzyme, ATP and NADPH। ये डिफिनेशन होंगे कि केल्विन साइकिल वो साइक्लिक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच CO2 फिक्स इनटू ग्लूकोज। CO2 फिक्स होते हैं बच्चों किसमें? ग्लूकोज में। किसको यूज करके? एंजाइम को, ATP को और NADPH को यूज करके ये कंप्लीट होता है प्रोसेस। और इसमें CO2 फिक्स होता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। बच्चा, आपने देखा, क्या देखा कि केल्विन साइकिल को क्या क्या कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है। केल्विन साइकिल को बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक मिसनोमर नेम है क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और केल्विन साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें CO2 को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है एंजाइम ATP और NADPH2 के हेल्प से। केल्विन साइकिल के 3 स्टेप है बच्चों। केल्विन साइकिल के स्टेप्स कितने हैं? स्टेप्स 3 हैं, ठीक है। स्टेप्स कितने हैं? 3 है। पहला स्टेप्स है कार्बोक्सिलेशन। क्या स्टेप है? कार्बोक्सिलेशन बच्चों, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है इसका? रिडक्शन। दूसरा स्टेप रिडक्शन। और तीसरा स्टेप रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। देखो यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस बनाया हुआ है केल्विन साइकिल का, ठीक है, केल्विन साइकिल का। और एक बात और कि ये केल्विन साइकिल जो होता है ये पाया जाता है फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। फोटोसिंथेट्स या सिंथेटिक प्लांट, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स सभी में पाया जाता है। इसके साथ साथ एक कहानी और सुन लेंगे बच्चों कि केल्विन साइकिल जो है, इस केल्विन साइकिल केल्विन साहब ने क्या इसमें किस पे यूज किया था? ये यूज ऑन अलगी एंड कार्बन 14 कार्बन उन्होंने यूज किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछने की चांस बनता है। केल्विन साइकिल जो यूज किया गया था वो पहली बार प्रोडक्ट को फिक्स करने के लिए यूज किया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स हो रहा है, कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो केल्विन ने एल्गी पे इसको यूज किया था। और कौन सा कार्बन यूज किया था? कार्बन 14, जिसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था। और किस पे यूज किया था? एल्गी पे इन्होंने देखा था। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा केल्विन साइकिल का प्रोसेस। देखो बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड किससे ऐड हो रहा है? RUBP से ऐड हो रहा है। किससे ऐड हो रहा है? RUBP से ऐड हो रहा है। और ये ऐड होकर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड हो रहा है। तो पहला प्रोसेस का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। ये पहला प्रोसेस हो गया कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ाव हो रहा है RUBP से, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम काम आएगा रूबिस्को। क्या काम आएगा? रूबिस्को एंजाइम काम आएगा। ये एंजाइम है। बात अभी करेंगे थोड़ी देर में कार्बोक्सिलेशन का भी। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन टॉपिक है, ठीक है। तो अगर कार्बोक्सिलेशन की बात यहीं पे अगर किया जाए तो कार्बोक्सिलेशन क्या है ये देख लेंगे। कार्बोक्सिलेशन जो है बच्चों फर्स्ट
कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप है किसका? फर्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल का। और इसमें RuBp क्या हो रहा है? RuBp का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि RuBp एड विथ CO2 के साथ ऐड हो रहा है RuBp, किसके हेल्प से? बाय रूबिस्को, बाय द हेल्प ऑफ रूबिस्को, बाय द हेल्प ऑफ RuBp लिखते हैं यहाँ पे RuBp को बोलते हैं क्या बच्चों? RuBp एंजाइम का नेम है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्या नाम है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है, ये नेम है। बट इसका रियल नेम क्या है? रियल नेम अगर देखा जाए तो रूबिस्को है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रियल नेम क्या है बच्चों? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये नाम हुआ इसका, ठीक है। और RuBp यहाँ पे लिख देते हैं राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट लिख देते हैं, 2 फॉस्फेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं और कि ये कार्बोक्सिलेशन के बाद ये दूसरा स्टेप जो होगा बच्चों, ये होगा जिसमें हम रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला कंपाउंड बन रहा है 3PGA, मतलब फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, ग्लिसरेट मतलब पहले बनता है क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वो ग्लिसरिक एसिड अनस्टेबल होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेट में। NCERT में देखना साफ साफ लिखा हुआ है स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि दो चीजों के बीच में वो बन रहा है तब स्टेबल है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिल्कुल क्या नहीं होता है? स्टेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3PGA, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है बच्चों। अब इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? तो हाइड्रोजन NADPH से आएगा, और रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों, तो ATP के फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है। तो PGA को रिड्यूस किया जा रहा है ट्राइयोज फॉस्फेट में। इसका नाम है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका नाम क्या है? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और ये तीसरा काम यहाँ पे हुआ, सॉरी पहला काम, दूसरा काम रिडक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिडक्शन हो गया यहाँ से। और देखना ट्राइयोज फॉस्फेट जो निकला, ध्यान से यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस ये रिडक्शन वाला प्रोसेस हो गया। इसमें हाइड्रोजन जोड़ा गया, ये बन गया। अब इसमें से क्या होगा कि इट एक्ट एज अ, यहाँ पे लिखेंगे एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ synthesis, precursor for synthesis of sucrose starch। साफ साफ लिखा हुआ बच्चों कि ये प्रिकर्सर की तरह यूज करता है, होता है किसके लिए? सुक्रोज और स्टार्च के लिए। और यहाँ पे देखिए सुक्रोज और स्टार्च निकल गया, सुक्रोज और स्टार्च निकला, और यहाँ से जो बचा उसमें फिर से ATP देके और उस वापस हम RuBp बना दिए। क्योंकि RuBp अगर नहीं बनेगा बच्चों तो जो ग्लूकोज बन रहा है, ध्यान से, जो ग्लूकोज बन रहा है वो C6H12O6 6 कार्बन का है। आपने कितना कार्बन यूज किया है? 1 कार्बन यूज किया है बच्चों। तो 1 कार्बन यूज करके आप यहाँ पे 6 कार्बन नहीं बना सकते हो। 1 कार्बन यूज होके 1 ही कार्बन निकलेगा और यहाँ पे 5 निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 कार्बन यूज हुआ और यहाँ पे 6 कार्बन निकल गया, ठीक है, वापस यहाँ पे 5 कार्बन बच गया। कैसे ये पॉसिबल है? इसका मतलब ये है बच्चों
कि ये साइकिल जो है एक टर्न नहीं चल के ये साइकिल टोटली 6 टर्न्स चलते हैं। 6 बार ये केल्विन साइकिल चलते हैं। एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी बार में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी बार में तीसरा, चौथी 4, अब पांचवा और छठा। ठीक है, इसका मतलब कि एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और हमको यहाँ पे 6 कार्बन को प्रोड्यूस करना है। तो ये साइकिल कितनी बार चलाना होगा बच्चों? ये 6 बार चलाना होगा। अब 6 बार चलाना होगा मतलब यहाँ भी 6 से मल्टीप्लीकेशन, 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 और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 30 ReBP, यहाँ 36, यहाँ 36। ठीक है, और 36 में से 6 निकाल लेंगे तो यहाँ पे कार्बन 6 हो जाएगा और फिर 30 यहाँ पे वापस आ जाएगा। ReBP मतलब 5 मोलिक्यूल उसका ReBP का। ReBP में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है, तो 5 × 6 टोटल 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे 1 मोलिक्यूल कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे 3 मोलिक्यूल कार्बन के हैं और फिर ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 मोलिक्यूल निकल जा रहे हैं, 1 निकल जाएगा, बाकी सब वापस इधर चलाएगा। बच्चों ये केल्विन साइकिल हुआ। आपने देख लिया कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और एक यहाँ पे नेम होगा तीसरा, यहाँ पे तीसरा नेम होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के बाद खत्म हो गया, लेकिन जब यहाँ के बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है तो वापस ReBP को बनाया जाता है। ReBP दूसरा बार नहीं बनेगा, सॉरी ReBP रीजनरेट नहीं होगा तो फिर से दोबारा साइकिल नहीं चलेगा, क्योंकि हमको 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाना है, इसलिए 6 बार चलाना पड़ता है। टोटली अब हम बात करेंगे, टोटली इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे बच्चों। टोटल इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। देखना 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, इसमें आप देख लो 2 ATP यहाँ पे यूज होता है, 2 ATP और 2 NADP यूज होता है, और 1 ATP यहाँ यूज होता है। तो टोटल ATP 2 और 1 3 और 3, और ये साइकिल कितने बार चला? 6। तो टोटल 18 ATP यूज हुआ और इधर 18 ADP निकल गया। ठीक है, और इसके साथ साथ टोटल 12 NADP यूज होगा और 12 NADP निकल जाएगा। बच्चों ये आपका रिजल्ट रहा, ये आपका रिजल्ट रहा केल्विन साइकिल का। कि ये केल्विन साइकिल एक बार समराइज कर देता हूँ। केल्विन साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है, C3 पाथवे के नाम से जाना जाता है, बायोसिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है। डार्क रिएक्शन मिसनोमर नेम होता है, मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये स्ट्रोमा में पाया जाता है और ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ATP NADPH को यूज करके और रिविस्को नाम के एंजाइम से इसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट कराया जाता है एक स्टेबल कंपाउंड ग्लूकोज के अंदर। बच्चों तो देखो रिविस्को के हेल्प से ReBP ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से 3PGA में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है टेरेस फॉस्फेट में, और ये सुक्रोज को दे दे रहा है और ये वापस ReBP में रीजनरेट हो जा रहा है। और इस तरह से 3 स्टेप में कन्वर्ट होता है, पहला कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। बाकी सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये पूछ लेगा कि केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA होता है। ये पूछ लेगा पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं। रुबिस्को एंजाइम के रिलेटेड पूछ लेगा कि रुबिस्को एंजाइम दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पाए जाने वाले एक एंजाइम है जिसके पास दोनों नेचर होते हैं, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रख सकता है, एफिनिटी दिखाता है, और ऑक्सीजन से भी। लेकिन बच्चों याद रखना साफ साफ NCERT में लिखा हुआ है कि रुबिस्को हैज द मच मोर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड देन द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा इसका एफिनिटी होता है देन द ऑक्सीजन से। ठीक है, इसके बाद हम फोटो रेस्पिरेशन भी कभी देखेंगे तो उसमें भी समझेंगे कुछ कुछ। ठीक है, बाकी ये प्रिकर्सर वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टेबल वाला आ सकता है, ReBP का पूरा नाम क्या है ये आ सकता है। ठीक है, लाइट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ये आ सकता है। ठीक है,
इस तरह से ये कंप्लीट होगा और रिजल्ट से तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन आते रहता है बच्चों। तो एक रैंडम मैंने एक केल्विन साइकिल को कंप्लीट किया, आप देखो और अपने सुरक्षा कवच सीरीज के हिसाब से इसको कंप्लीट करते चलो। और सुरक्षा कवच सीरीज मैंने चला रहा है इसलिए कि आपको नीट के एग्जाम में रैंक सिक्योर हो। बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग द केडीटी बायोलॉजी। इसी तरह से आप देखते रहिए और सुरक्षा कवच सीरीज को कंप्लीट कीजिए ताकि आपका रैंक सिक्योर हो नीट एग्जाम 2020 के अंदर। ओके, थैंक यू गाइज।